वेलकम गाइस, वेलकम टू द करंट सेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। दोस्तों, आपने इंश्योरेंस क्लेम पढ़ा होगा कि स्टडी नोट जो आपके सिलेबस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसमें कुल 12 स्टडी नोट है। इसमें से स्टडी नोट नंबर 2, इसमें 4 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चैप्टर 2 कंसाइनमेंट, चैप्टर 3 जॉइंट वेंचर, चैप्टर नंबर 4 इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम गाइस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने इसको पहले पढ़ा भी होगा। कुल 9 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। इंश्योरेंस क्लेम में बच्चों को जो चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। स्टूडेंट्स को जो दिक्कत आती है वो आती है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में। वहां पर कैलकुलेशन करनी होती है, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, और वहां पर एवरेज लॉस अप्लाई करके क्लेम का अमाउंट निकालना। तो थोड़ा सा लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, इस छोटे से सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा 15-20-25 मिनट का डिस्कशन होगा, इसके बाद एक छोटा सा टेस्ट होगा इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड, ये मानकर कि आप इस टॉपिक को पहले एक बार अच्छे से पढ़ चुके होंगे। बच्चों, जो टॉपिक है हमारा इंश्योरेंस क्लेम, बेसिकली इंश्योरेंस का चैप्टर आपके सीएम इंटर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में है, लेकिन इंटर ग्रुप 1 में इंश्योरेंस क्लेम की कैलकुलेशन करनी है और इंटर ग्रुप 2 में जब आप बच्चे जाएंगे, आप में से जो बच्चे बोर्ड ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, इंटर ग्रुप 2 में आपका एक चैप्टर है इंश्योरेंस कंपनी, अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। अब देखिए, इंश्योरेंस एक बेसिकली ट्रांजैक्शन है, दो लोगों के बीच के ट्रांजैक्शन है इंश्योरेंस, और यहाँ पर 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है। 2 पार्टी जो इंश्योरेंस करती है, सेकंड पार्टी जो इंश्योरेंस करवाती है। जो पार्टी इंश्योरेंस करती है उसे हम कहते हैं इंश्योरर, और जिस पर्सन ने इंश्योरेंस कराया होता है उसे हम कहते हैं इंश्योर्ड और पॉलिसी होल्डर। अब ये जो सीएम में इंटर ग्रुप 1 ग्रुप 2 है, ग्रुप 1 में आपको किसके बारे में पढ़ना है? उस पार्टी के बारे में जिसने इंश्योरेंस करवाया है, यानी कि पॉलिसी होल्डर और इंश्योर्ड। और जब आप सीएम में ग्रुप 2 करेंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, उस कंपनी के बारे में जो इंश्योरेंस पॉलिसी देती है, जो इंश्योरेंस करती है। राइट, चलिए वापस आते हैं ग्रुप 1 के अंदर। यहाँ पर अब जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो बड़ा लिमिटेड, बड़ा सा एक कॉम्पैक्ट करा, इस टॉपिक को बहुत छोटा करके इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस में रखा है। देखिए, इंश्योरेंस में जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें हमें उस पर्सन के बारे में पढ़ना है जिसने पॉलिसी ली है। अब हम इंश्योरेंस कराते हैं, इंश्योरेंस 2 तरह के होते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस का इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, आपको लाइफ इंश्योरेंस नहीं पढ़ना। सेकंड है जनरल इंश्योरेंस, तो जनरल इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जो जनरल इंश्योरेंस है लाइफ इंश्योरेंस से बिल्कुल अलग हो गया। मैं इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस से इस चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ जनरल इंश्योरेंस ही पढ़ना है। अब जनरल इंश्योरेंस 3 होते हैं बच्चों, एक होता है इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस, एक फायर इंश्योरेंस, और बाकी सब रिमेनिंग होते हैं मिसलेनियस इंश्योरेंस। हमें इसमें सिर्फ फायर इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है। तो चैप्टर के बच्चों अनम्यूट करो अपने आप को, सॉरी म्यूट करो। तो देखो, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में इंश्योरेंस का जो ये चैप्टर है ये बहुत ही लिमिटेड है। इंश्योरेंस कंपनी के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना, सिर्फ वो पर्सन जो इंश्योरेंस कराता है उसको डिस्कस करना है। और वहां यहाँ पर भी जिन पॉलिसीज की हम बात करें वो पॉलिसीज है अगेंस्ट फायर, फायर के अगेंस्ट में। हम इस चैप्टर में सिर्फ एक लिमिटेड टॉपिक पढ़ेंगे कि पॉलिसी जो हमने फायर के अगेंस्ट मिली है। अब यहाँ पर पॉलिसीज बहुत तरह की होती है, लेकिन हमें सिर्फ फायर के अगेंस्ट में बात करनी है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो टॉपिक है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी बच्चे। और एक बात ये कि हम सिर्फ पॉलिसी होल्डर के बारे में पढ़ेंगे और वहां पर भी सिर्फ पॉलिसी अगेंस्ट फायर के बारे में। चलिए, अब देखिए, जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं फायर के अगेंस्ट में, तो कोई अब एक पर्टिकुलर एक एग्जांपल लेकर ही पूरा सेशन चलेगा और खत्म होगा। मैं बात करूंगा एक बिजनेसमैन की जिनका नाम है एक्स। मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन है, उनकी एक शॉप है या गोडाउन है या वेयर हाउस है, जो भी है। उनके गोडाउन में या शॉप में जो गुड्स रखी हुई, जो माल रखा हुआ है, कहीं वो आग लगने से माल डैमेज ना हो जाए, उस माल का वो इंश्योरेंस कराना चाहते हैं और पॉलिसी लेना चाहते हैं अगेंस्ट फायर। बस ये हमारा चैप्टर है। आप देखिएगा, इस पूरे चैप्टर में पहले वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक कहीं पर भी किसी और चीज का कोई डिस्कशन नहीं है। बहुत ही लिमिटेड पार्ट है इंश्योरेंस बिजनेस को लेकर। अब यहाँ पर मिस्टर एक्स ने जब ये डिसाइड करा कि वो अपने माल का इंश्योरेंस कराएंगे और इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेंगे कि उनका अगर आग लग जाती है प्रीमाइसेस पर, तो आग लगने से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हो जाए, तो वो इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करेंगे, किसी एजेंट का अप्रोच करेंगे और उससे पॉलिसी लेंगे। जब एजेंट आएगा तो उसका पहला क्वेश्चन ये होगा मिस्टर एक्स से, मिस्टर एक्स तुम्हें एक बेसिक पॉलिसी चाहिए, सिंपल पॉलिसी चाहिए या स्पेशल पॉलिसी चाहिए? अब मिस्टर एक्स को तो नहीं पता कि सिंपल पॉलिसी क्या होती है, स्पेशल पॉलिसी क्या होती है।
एक्स ने पूछा सर ये मुझे ना डिस्क्राइब करो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, मैं समझ नहीं पाया। तो एजेंट कहेगा कि सर अगर आप सिंपल पॉलिसी लोगे तो उसका नाम है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। हम आपको पॉलिसी देंगे आपके माल के अगेंस्ट में कि अगर आग लगने से आपका माल डैमेज हो जाता है और अगर सारा माल भी जल जाता है तो पूरे माल का आपको क्लेम मिलेगा, पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। तो एक्स ने कहा मैं यही तो चाहता हूं कि अगर माल में आग लग जाए और पूरा माल मेरा डैमेज हो या जो भी मेरा लॉस हो मुझे उसका क्लेम मिले, तो ये तो बेस्ट है। तो एजेंट बोला नहीं सर ये तो सिंपल पॉलिसी है, स्पेशल पॉलिसी अलग है। तब बिजनेसमैन ने पूछा स्पेशल पॉलिसी में क्या होगा? एजेंट बोला कि सर ये बताइए जब प्रीमाइसेस में आग लगेगी तो खाली माल थोड़ी जलेगा, आग लगने से वहां पे जो पूरा जो एनवायरमेंट है वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। आग लगने से सारी दीवारें काली हो जाएंगी, छत काली होगी, पूरा एकदम डार्क ब्लैक हो जाएगा सारा प्रीमाइसेस, और पूरा इलेक्ट्रिक जितना भी आपका फिटिंग था सब डैमेज हो जाएगा। वहां जो एनवायरमेंट है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब होगा, डैमेज होगा। और अगर माल का क्लेम हमने आपको दे भी दिया तो आप काम दोबारा थोड़ी कर पाओगे। काम कैसे करोगे आप? अरे भाई माल आपने दोबारा परचेस करा, लेकिन करोगे कहां पर काम? फैक्ट्री तो पूरी डैमेज हो गई, इलेक्ट्रिक फिटिंग डैमेज हो गई, सारा प्रीमाइसेस पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया, तो काम कैसे करोगे? तो वहां पर जब आप काम नहीं कर पाओगे, उसको रिनोवेट करोगे, तो रिनोवेशन में आपको लगेंगे 4-5 महीने। अब 4-5 महीने तक अगर रिनोवेशन चलेगा तो ये बताओ कि माल का क्लेम हमने दे भी दिया तो वो जो 4-5 महीने आपने रिनोवेशन करा उसमें आपने बिजनेस नहीं करा, और जब बिजनेस नहीं करा तो आपके प्रॉफिट का भी लॉस हुआ। उस प्रॉफिट का क्या होगा? आपके फिक्स एक्सपेंसेस का क्या होगा? अगर आप स्पेशल पॉलिसी लोगे तो हम आपको आपके माल का भी क्लेम देंगे, प्रॉफिट का भी क्लेम देंगे, एक्सपेंसेस का भी क्लेम देंगे। बच्चों इसे हम कहते हैं स्पेशल पॉलिसी और इसी को हम कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, और ये दोनों ही आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी भी है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी भी है। जल्दी से मैं आपको ये बताकर कि अब तक एग्जाम्स में क्या आता था, इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब जो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपका जो पेपर है वो अक्टूबर में वो एमसीक्यू बेस्ड है। अब एमसीक्यू मतलब ये नहीं होता, एमसीक्यू का मतलब ये नहीं होगा कि भाई जो क्वेश्चन होगा उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे या खाली ट्रू फॉल्स आएगा या बस कोई एमसीक्यू पे कोई आंसर चूज करना होगा, बल्कि फुल फ्लैज प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। और उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कुछ कुछ बातें छोटी छोटी जो कैलकुलेशंस है वो आपसे पूछी जाएंगी। आप जानते हैं जो पेपर आप पहले देते थे फेस टू फेस आप जाकर, जो ऑफलाइन एग्जाम होता था आपका, उसमें और ऑनलाइन एग्जाम में क्या डिफरेंस है? इस पर्टिकुलर चैप्टर के अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, डिफरेंस ये कि जब आप पेपर ऑफलाइन देते थे तो आपको पूरे फॉर्मेट्स बना के दिखाने होते थे। आपके पास स्केल, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर ये सब होना जरूरी था। आपका काफी टाइम लगता था कि आप फॉर्मेट्स बनाते थे, उसके अंदर फिर फॉर्मेट बनाकर उसको कैसे आपको सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करना है, इस सब पर आप बहुत ध्यान देते थे। आपका बड़ा सारा टाइम वेस्ट होता था। ऑनलाइन में क्या हुआ कि आपको कैलकुलेशन वही करनी है जो ऑफलाइन में करनी थी, लेकिन आपको फॉर्मेट्स नहीं बनाने, आपका टाइम सेव हो गया। अब यहाँ पर कौन सा बच्चा है वो जो कामयाब होगा, जो सक्सेसफुल होगा? वो बच्चा जिसकी कैलकुलेशन ज्यादा होगी अच्छी, जो स्मार्ट होगा कैलकुलेशंस में, जो बच्चा जल्दी से कैलकुलेटर पे वर्क कर सकता होगा, जल्दी से वो डिजिट प्रेस कर सकता होगा, कैलकुलेशन उसका माइंड शार्प होगा, उसकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी, वो जल्दी से कैलकुलेशन कर लेगा। चलिए ये तो एक डिफरेंस था ऑफलाइन और इस पेपर का जो होने वाला है। वापिस आता हूं मैं टॉपिक के ऊपर। तो जो इंश्योरेंस के लिए हमारा चैप्टर है बच्चों, इसमें बेसिकली जब एक इंश्योरेंस कंपनी से कोई पर्सन अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराता है और अगर आग लगने से नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए उसका क्लेम मिल जाए, तो उस पर्सन को जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है उसे हम पॉलिसी होल्डर और इंश्योर्ड कहते हैं और कंपनी को इंश्योरर कहते हैं। और इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। बच्चों आपने इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिजनेस लॉ में, मर्केंटाइल लॉ में पढ़ा होगा। इंडेमनिटी का मतलब होता है टू मेक गुड द लॉस, किसी के नुकसान की भरपाई करना इंडेमनिटी कहलाता है। अब यहाँ पर अब नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। तो उसे हम कहते हैं इंडेमनीफायर, जो गुड को, लॉस को पूरा करेगा। और पर्सन जिसने पॉलिसी ली उसे हम कहते हैं इंडेमनिटी होल्डर, यानी कि जिसने इंश्योरेंस कराया अपनी गुड्स का, राइट। और देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं टॉपिक अलग अलग करके, पहले लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी की बात करते हैं। एक बिजनेस, एक मिस्टर एक्स जो बिजनेस करते हैं और वो फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च उनका ईयर है। अब 1 अप्रैल को उनका साल शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। पूरे साल वो अपने बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज कर अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। मिस्टर एक्स ने क्या करा? पॉलिसी ली इंश्योरेंस कंपनी से और वो सिंपल पॉलिसी ली, यानी कि लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी ली। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी ली और इसके बाद उन्होंने बिजनेस करा। करंट ईयर उनका एज्यूम कर लीजिए बच्चों के 2021-22 है। अब 2021-22 उनका करंट ईयर है। करंट ईयर उनका 1 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 17 जुलाई को प्रीमाइसेस में आग लग गई। तो करंट ईयर में कितने महीने उन्होंने बिजनेस करा सही से?
जो अप्रैल, मई, जून और 17 जुलाई, 3 महीने 17 दिन, 3 महीने 17 दिन बिजनेस उन्होंने करा और इसके बाद प्रीमाइसेस में आग लगने की वजह से गुड्स डैमेज हो गई। अब यहाँ पर मिस्टर एक्स ने कौन सी पॉलिसी ली थी? सिंपल पॉलिसी। देखो सारे क्वेश्चन यहीं से जनरेट होंगे। तो सिंपल पॉलिसी ली थी मिस्टर एक्स ने, यानी कि लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी ली थी। 17 जुलाई को जब प्रीमाइसेस में आग लगेगी तो वो सबसे पहला कॉल किसको करेंगे? अपने घर में अपना दुख व्यक्त करेंगे? नहीं, सबसे पहले मिस्टर एक्स का कॉल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी को कि मेरे प्रीमाइसेस में आग लग गई है, जल्दी से सर्वेयर को भेजो जो सर्वे करेगा और देखेगा कि मुझे कितना लॉस हुआ। अब ये बताइए, सर्वेयर जब तक सर्वे करने आएगा तब तक तो आग बहुत बड़े लेवल पे लग चुकी होगी और आग को बुझाने के लिए वहां पर जो भी काम करा जाएगा उसके बाद 2, 4, 6, 8 घंटे या 1 दिन 2 दिन जब पूरी तरह से उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा आग को, तो वहां तो सब कुछ जल चुका होगा, माल सारा डैमेज हो चुका होगा। कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो माल था वो कितने का था? प्रॉब्लम यहाँ पर है, इंश्योरेंस कंपनी से हमने पॉलिसी ली, इंश्योरेंस कंपनी हमको क्लेम देगी जो हमको लॉस हुआ, लेकिन वो लॉस कितने का हुआ ये पता कैसे चलेगा? 3 महीने 17 दिन, डेट याद रखेगा। करंट ईयर 2021-22 है और जो करंट ईयर स्टार्ट हुआ वो था 1 अप्रैल 2021 और जो आग फायर अकड़ हुई वो थी 17 जुलाई। तो अप्रैल, मई, जून और 17 दिन जुलाई के 3 महीने 17 दिन बिजनेस करा और उसके बाद 17 जुलाई को फायर अकड़ होने की वजह से सारे प्रीमाइसेस डैमेज हुए और सारा माल जल गया। अब यहाँ पर क्लेम, हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेंगे। क्लेम का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए ये पता होना चाहिए कि 17 जुलाई को जिस माल में आग लगी वो माल था कितने का। इसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि माल कितने का था। हम 17 जुलाई को जिस दिन आग लगी उस दिन का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट जिसका नाम होगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि एक मिसिंग फिगर को फाइंड आउट करने के लिए है ये। अब जब 17 जुलाई को मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा तो ओपनिंग स्टॉक बच्चों हमें पहले से पता होगा। अब ये मत कहना कि देखो क्वेश्चन में तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा होगा, अगर तुम प्रैक्टिकल लाइफ में जाके सोचो कि ओपनिंग स्टॉक कैसे पता चलेगा, तो यार हमने लास्ट ईयर आईटीआर फाइल करी होगी अपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज में हमारे अकाउंट्स होंगे और हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके पास हमारे अकाउंट्स होंगे। हम सारे अकाउंट, सारे बुक्स अपने फैक्ट्री में थोड़ी रखते हैं, हमारे घर में भी होगा, हमारे पास लैपटॉप में, मोबाइल में भी होगा, तो ये डाटा हमें मिल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक हमें पता होगा कि 1 अप्रैल 2021 को हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना था, ये हमको मालूम होगा। हमें ये देखना होगा कि 1 अप्रैल से लेकर 17 जुलाई तक हमने परचेजेस कितनी करी, 3 महीने 17 दिन में हमारी सेल्स कितनी हुई, और अपने पिछले 4-5 साल के अकाउंट्स उठाकर ये देखना होगा हमारा ट्रेंड क्या है, हम ऑन एन एवरेज हमारी जीपी रेशियो कितनी रहती है। अब अगर क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में सिंपल आया तो क्या होगा, जिस साल आग लगी उस साल का ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन होगा, 3 महीने 17 दिन की परचेजेस गिवन होगी, 3 महीने 17 दिन की सेल्स गिवन होगी और क्वेश्चन में जीपी रेशियो भी गिवन होगी। अब तो बड़ा आसान हो गया, आप बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक परचेसेस, क्रेडिट में सेल्स, और वो जो जीपी रेशियो इधर रखिए वो सेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब जब डेबिट में आपको ओपनिंग स्टॉक मालूम है, अभी मैं फॉर्मेट के थ्रू समझा रहा हूं, आप माइंड में ये सोचिए कि अगर फॉर्मेट आप नहीं भी बना रहे तो ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस और ग्रॉस प्रॉफिट को आप तीनों को प्लस कर देना और तीनों के टोटल में से अगर आप सेल्स को माइनस करोगे तो क्रेडिट साइड का जो डिफरेंस है क्लोजिंग स्टॉक वो निकल आएगा। इसे कहते हैं स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर। आग लगने जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था, कैसे पता लगाएंगे? देखिए एग्जाम्स में, अगर ऑनलाइन एग्जाम्स में एक सिंपल क्वेश्चन आया और क्वेश्चन का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये सफिशिएंट है कि आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स गिवन होगा। अब मैं आपको जो समझाऊंगा बिना फॉर्मेट के आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए किस तरह से क्वेश्चन 2 नंबर से 4 नंबर का बनता है। आप देखिए 2 to 4, 2 से 4 कैसे बनाऊंगा मैं? ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेज, ओपनिंग स्टॉक कब का गिवन है, एग्जांपल याद रखिएगा 1 अप्रैल 2021 का। आग कब लगी? 17 जुलाई को। 3 महीने 17 दिन हमने बिजनेस करा, राइट? इन 3 महीने 17 दिन का परचेजेस गिवन होगा, सेल्स गिवन होगा, ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2021 का गिवन होगा, जीपी रेशियो दे रखी होगी। कितना आसान, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और सेल से मल्टीप्लाई करके जो जीपी का अमाउंट आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, तीनों को प्लस करके सेल्स में से माइनस कर, इन तीनों के टोटल में से सेल्स को माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा क्रेडिट साइड का। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अब मैं इसे 3 और 4 का बनाऊं, देखिए कैसे बनेगा। 3 to 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन। आपको जो ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा वो कहेंगे यार ये ना हम एक प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे थे, वो ये थी कि हम स्टॉक को हमेशा कॉस्ट से 10% कम पे दिखाते थे। अब ये लाइन का ऐड होने का मतलब है कि क्वेश्चन का वेटेज बढ़ने वाला है।
ओपनिंग स्टॉक को ये पिछले 4-5 साल से क्या प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं? ये प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं कि ये स्टॉक को उसकी कॉस्ट से 10% कम पर दिखाते हैं। समझ जाइए ना कि अगर आपको ये पता लगाना है कि स्टॉक कितना अवेलेबल था जिस दिन आग लगी, तो पहले तो अपने ओपनिंग स्टॉक को सही करिए आप। अगर इनकी प्रैक्टिस ये है कि स्टॉक को 10% कॉस्ट से कम दिखाते हैं, इसका मतलब ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये एक्चुअल नहीं है, ये 90% है। तो इसको आप क्या करेंगे? इसको 90 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पर आएगा। इसका उल्टा करिए। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आ जाए कि भाई हम अपने स्टॉक को कॉस्ट से 10% ज्यादा पर दिखाते हैं, इसका मतलब ये जो स्टॉक है ये 110% है, तो इसे 110 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करके वापस ओरिजिनल कॉस्ट पे लाइए। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर से अब 3 और 4 की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन टफ हो गया। तो पहले ओपनिंग स्टॉक अगर उनकी प्रैक्टिस है कि वो कम दिखाते हो तो बढ़ाओ, अगर ज्यादा दिखाते हैं तो कम करो और सिर्फ उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे लेकर आओ। परचेजेस के बारे में सुनिए कैसे टफ होगा। परचेजेस का अमाउंट गिवन होगा, अचानक एक एडजस्टमेंट नीचे दे देंगे। हमने इस साल फर्नीचर परचेज करा 10,000 का और अकाउंटेंट ने गलती से उस फर्नीचर को परचेजेस में ऐड कर दिया। अरे भाई रुकिए, पहले परचेजेस में से फर्नीचर को माइनस करिए ताकि गुड्स की परचेज आ जाए। और क्या देख सकते हैं वो क्वेश्चन में? वो क्वेश्चन में आपसे कहेंगे कि भाई हमने 20,000 का माल परचेज करना है लेकिन उसको हम भूल गए रिकॉर्ड करना। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 परचेज्ड इन दीज 3 months बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमने गुड्स परचेज करी, बुक्स में लिखना भूल गए, तो इसका मतलब जो परचेजेस का अमाउंट है वो 20,000 से कम है, तो प्लस करिए। तो आपको ये एडजस्टमेंट्स करनी आनी चाहिए। इसी तरह से वो सेल्स के अंदर एडजस्टमेंट देंगे। क्वेश्चन इंश्योरेंस क्लेम का ही होगा, आपको कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक ही करना होगा 17 जुलाई का, लेकिन ओपनिंग स्टॉक को पहले ठीक करना होगा, परचेजेस को ठीक करना होगा, सेल्स को ठीक करना होगा, उसके बाद जाके डिफरेंस जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा उसका नाम होगा स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर। ये क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस करा लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का। बच्चों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट एक बार ध्यान दीजिएगा कि आप जो पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं अक्टूबर में, यार इसमें आपको फॉर्मेट्स नहीं बनाने। स्केल, इरेजर, शार्पनर, पेंसिल कहीं कोने में दे दीजिए। घर में कोई छोटा भाई बहन उसको गिफ्ट कर दीजिए। अब आपके वो किसी काम करें, आप तो उठा लीजिए बस कैलकुलेटर और थोड़ा सा अपने दिमाग को, थोड़ा सा माइंड को अपने शार्प कर लीजिए। आप बात समझिए, जो बच्चे मैथमेटिक्स में बड़े स्ट्रांग थे ना किसी टाइम में, उनको बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि अब सारा खेल कैलकुलेशन का है, सारा खेल अब एनालिसिस का है कि आप क्वेश्चन को पढ़कर सिर्फ आंखों से पता लगाना होगा। पहले तो हाथों का काम ज्यादा था, अब आंखों का काम ज्यादा होगा। आपको क्वेश्चन पढ़कर आंखों से पता लगाना होगा कि वो इस क्वेश्चन में कौन सा वो सिरा है जिसे पकड़कर आप सॉल्यूशन तक पहुंचे। अब सारा खेल इसी का। देखिए, अगर फॉर्मेट बनाने होते तो चाहे कोई टीचर ही एग्जाम में फेल हो जाए, 2 घंटे 45 मिनट से पहले वो पेपर नहीं कर सकता। अगर फॉर्मेट्स पूरे फेयरली बनाने, अगर पेपर ऑफलाइन है तो कोई टीचर जो 30-40 साल से पढ़ा रहा है, अगर वो भी एग्जाम देगा तो 2 घंटे 45 मिनट से पहले वो पेपर पूरा नहीं कर सकता। लेकिन इस एग्जाम में जो ऑनलाइन है, अगर एक बच्चा अगर कैलकुलेशन में तेज है और वो क्वेश्चन को देखकर पता लगा लेता है कि हाँ इसका आंसर कैसे निकलेगा, ये पेपर एक बच्चा, एक नॉर्मल स्टूडेंट 2 घंटे 15 मिनट के अंदर पूरा सॉल्व कर सकता है। 2 hours 15 minutes। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा है जिसको मैं बिना सोचे समझे बोल रहा हूं। मैंने बहुत सोचा समझा और उसके बाद मैंने बात बोली कि 2.25 घंटे में एक टफ पेपर सॉल्व हो सकता है ऑनलाइन में, क्योंकि आपका मेजर टाइम फॉर्मेट्स बनाने में जाता था, वो सारा का सारा खत्म हो गया। और अब सारा आपको क्या करना है, अब आप जब प्रैक्टिस करें, अभी भी देखिए एग्जाम्स में ऑलमोस्ट 3 months है। अब आप क्या करिए, जब आप प्रैक्टिस करें किसी भी चैप्टर की, चाहे वो अकाउंट्स का हो चाहे कॉस्ट का, चलिए मैं अकाउंट्स की बात करूंगा। अकाउंट्स में चाहे हायर परचेज हो, ब्रांच हो, डिपार्टमेंटल हो, कोई भी चैप्टर हो, आप सिर्फ कैलकुलेशन करिए। अब सिर्फ कैलकुलेशंस, सारा फोकस कैलकुलेशंस के ऊपर। ये कैसे कैलकुलेट हुआ, ये कैसे निकाले, ये कैसे निकाले, सिर्फ कैलकुलेशन कैलकुलेशन। क्वेश्चन पढ़िए, कोई फॉर्मेट नहीं, एक रफ पेज लीजिए और शुरू हो जाइए। स्पीड से अमाउंट कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस करिए, यही काम आएगा आपके एग्जाम्स में। वापिस आइए, ये बात इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बीच में बताई आपको। वापिस आइए टॉपिक के ऊपर जी। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में अब जैसे जीपी का रेशियो गिवन था, अब एज्यूम करिए कि लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में आपको कैलकुलेट करना है कि स्टॉक कितना अवेलेबल था जिस दिन फायर अकर्ड हुई, और आपको जीपी रेशियो नहीं दे रखा। माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं गिवन होगा तो जरूर वो आपको लास्ट ईयर का डाटा देंगे। आग कब लगी? आग लगी 17 जुलाई 2021 में, तो आपको डाटा क्वेश्चन में गिवन होगा 2019-20 का। भाई करंट ईयर 21-22 है, सॉरी 20-21 का।
करंट ईयर 21-22 है, तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 2021। बच्चों आग कब लगी? 17 जुलाई। मैं ये बात बोलता रहूंगा आग कब लगी, डेट क्या है। कभी अगर आपने पहली बार में नहीं सुना तो 10वीं बार तो सुनोगे, इसलिए 10 बार बोलूंगा। मैं आपसे ये कह रहा था कि 17 जुलाई 2021 में आग लगी और क्वेश्चन में उन्होंने ओपनिंग स्टॉक दे दिया 3 महीने 17 दिन। याद है ना, 3 महीने 17 दिन मैंने कैसे निकाले? 1 अप्रैल 2021 से 17 जुलाई 2021, राइट। 3 महीने 17 दिन बाद 17 जुलाई को प्रीमाइसेस में फायर अकर्ड हुआ, तो करंट ईयर में हमने 3 महीने 17 दिन बिजनेस करा। अब मुझे इस 3 महीने 17 दिन का ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है, और अगर वो सही नहीं है, अगर वो कॉस्ट से ज्यादा या कॉस्ट से कम है, तो मैं इसे कॉस्ट पे लेकर आ जाऊंगा। ये मुझे आता है। 3 महीने 17 दिन की परचेसेस मैं जादू करके नहीं निकाल पाऊंगा, वो उन्हें क्वेश्चन में देना होगा। सेल्स 3 महीने 17 दिन की क्वेश्चन में उनको देनी होगी, कोई जादू काम नहीं करेगा। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जी 17th, जैसे मैं आपसे कहा कि क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है, राइट। आपको सारा एग्जांपल याद है कि ओपनिंग स्टॉक गिवन है, 3 महीने 17 दिन की परचेसेस, सेल्स गिवन है, और परचेजेस में वो आपको कुछ, देखिए कोई ऐसा टीचर नहीं, कोई ऐसा पेपर बनाने वाला नहीं जो आपको डिस्टर्ब कर सके। आपसे ज्यादा टेस्टर्स दुनिया में कोई नहीं है। तो अब आपको क्या होगा, परचेजेस में वो क्या करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट देंगे ना। अरे आपके लिए तो लेफ्ट हैंड, जो राइट हैंडर है उनके लिए लेफ्ट हैंड का काम है कि वो आराम से पता लगा देंगे कि सही परचेजेस कैसे करनी है। सेल्स परचेज इसके माहिर है आप लोग, ठीक है, आपसे तेज कोई भी नहीं। अब होगा क्या, वो आपको जीपी रेशियो नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को आप उलट पलट के देखोगे, जीपी रेशियो की नीचे तो गिर गई, पता नहीं जीपी रेशियो कहां गई, ढूंढ के ला रहे हो। अरे जीपी रेशियो नहीं है तो नहीं है। जिस क्वेश्चन में, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि क्वेश्चन में जीपी रेशियो नहीं है, इसका मतलब वो आपको पिछले पूरे साल का आपको डाटा क्वेश्चन में प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल ये बात दिमाग से निकाल देना कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा। ये मैं प्रूव कर दूंगा आज के अपने टेस्ट में कितना बड़ा क्वेश्चन होगा। मैं जब आपसे टेस्ट लूंगा तो इतना ही बड़ा क्वेश्चन दूंगा। तो ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि क्वेश्चन का साइज छोटा होगा, क्वेश्चन का साइज बड़ा होगा। आपको कैलकुलेशन का साइज छोटा करना है, राइट। आपको फॉर्मूला कैलकुलेशन करनी है आपको। तो मैं आपसे डिस्कस ये कर रहा था कि जब क्वेश्चन में जीपी रेशियो, प्लीज, तो जब क्वेश्चन में आपको जीपी रेशियो नहीं दे रखा होगा, तो उस केस में आपको लास्ट ईयर का कंप्लीट डाटा दे रखा होगा। जल्दी से क्या करना, जल्दी से रफ पेज उठाना, पेन उठाना, और पिछले साल का जो डाटा दे रखा होगा, आपको मालूम है कि डेबिट साइड की चीजें प्लस होती है। अरे डेबिट में क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट में क्या होगा, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। लास्ट ईयर का पूरा डाटा गिवन होगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, सेल्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक। आप पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बना देना बच्चे। लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाएंगे, तो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाएंगे, वहां से आपका लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। बात ना ये बीच में थोड़ी सी बड़ी होगी, इसे छोटा करिए। मैं आपसे ये कह रहा था, क्वेश्चन में जब जीपी रेशियो नहीं दे रखा होगा तो इस पर पहले रिजिड हो जाइए। मैं इस बात पे स्ट्रेस दूंगा, आप भी ध्यान से सुनिएगा। जब जीपी रेशियो गिवन नहीं होगा तो आपको लास्ट ईयर का कंप्लीट डाटा दे रखा होगा, पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का परचेज, सेल्स और लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। आप लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेना। जब लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए तो फॉर्मूला लगाना, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। लास्ट ईयर का जीपी रेशियो आ जाएगा, और जैसे ही जीपी रेशियो आएगा ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद इसमें आता है एबनॉर्मल गुड्स। एबनॉर्मल गुड्स, अब प्लीज अपना एक माइंड में आपको एक पिक्चर बनानी है। इसमें पेन पेंसिल यूज नहीं करना। जो मैं बोलूंगा ये मैं बोलूंगा, आप इसको अपने दिमाग से सुनिएगा और माइंड में एक पिक्चर बनाइएगा। सुनिएगा, करंट ईयर में 17 जुलाई को आग लगी, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, 3 महीने 17 दिन की परचेजेस गिवन है, 3 महीने 17 दिन की सेल्स गिवन है, ठीक है, और पिछले साल का कंप्लीट डाटा दे रखा है। पिछले साल का मतलब करंट ईयर 21-22 है, लास्ट ईयर 20-21। लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ गिवन है, ठीक है। अब सुनिएगा, नीचे एक एडजस्टमेंट है बच्चों, नीचे एक एडजस्टमेंट है। उसमें क्या लिखा हुआ है, एक एडजस्टमेंट है नीचे कि लास्ट ईयर एक गुड्स थी हमारे पास जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 20,000। लास्ट ईयर की गुड्स, लास्ट ईयर जो माल था उसमें से गुड्स थी 20,000, उसका ओरिजिनल कॉस्ट था, लेकिन वो पुअर सेलिंग लाइन प्रोडक्ट था। वो गुड्स खराब हो चुकी थी, तो उसको हमने 50% पर वैल्यू करा 10,000 पर। प्लीज इस बातों को पीछे से रिकॉग्नाइज करिएगा, मैच करिएगा। हाँ भाई बच्चों, लास्ट ईयर कौन सा था, 2021। लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, उसमें 20,000 की कॉस्ट की गुड्स
10,000 से प्लस है, क्योंकि वो पुअर सेलिंग लाइन प्रोडक्ट था, एबनॉर्मल गुड्स थी, तो उसको हमने 50% पर वैल्यू करा था। अब ये 11वीं क्लास आपको याद आएगी, 11वीं क्लास याद करिए। 11वीं क्लास में टीचर ने चिल्ला चिल्ला के आपसे कहा था कि देखो, अगर ट्रेडिंग अकाउंट से सही ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो याद रखो कि पूरा ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट पर बनेगा। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पर, परचेजेस कॉस्ट पर, एक्सपेंसेस कॉस्ट पर, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पर। पूरे ट्रेडिंग अकाउंट को कांस्टेंट कर दो कॉस्ट पर, बस सेल्स को आगे भागने दो। सेल्स जितना कॉस्ट के आगे भागेगी उतना डिफरेंस डेबिट साइड में आएगा, और वो सेल्स से पैदा होगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। जीपी के ग्रॉस प्रॉफिट के जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, वो सेल्स है। जीपी को नहीं पैदा होना चाहिए किसी और चीज से सिवाय सेल्स के, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट को कांस्टेंट किया जाता है पूरी तरह से कॉस्ट पर। अब मुझे बताओ बच्चों कि ट्रेडिंग अकाउंट को अगर कॉस्ट पे लाना है तो लास्ट ईयर जो 20,000 का गुड्स था जिसका कॉस्ट 20,000 था, एबनॉर्मल था, डिफेक्टिव था, वो उसको आपने 50% पर वैल्यू करा, तो लास्ट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में वो 20,000 वाला गुड्स 10,000 से प्लस है। ठीक है, ये गुड्स डिफेक्टिव है, ठीक है, मैं AS2 लगा रहा हूं, लेकिन मेरा जीपी गलत आएगा। अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट को सेल से पैदा करना है तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक को ठीक करना होगा। जल्दी बताना, मैं एग्जांपल लूंगा, मुझे कोई ना कोई बच्चा पक्का रिस्पॉन्स करना। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो 1,90,000 है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक 1,90,000 है, और 1,90,000 के क्लोजिंग स्टॉक में 20,000 की गुड्स जो कि डिफेक्टिव है वो 10,000 से प्लस हुई हुई है। बताओ दोस्तों, अगर मैं लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं जीपी रेशियो निकालने के लिए, तो क्लोजिंग स्टॉक 1,90,000 लूंगा, या मैं पहले इसमें जो 20,000 की गुड्स जो 10,000 से प्लस हैं 10,000 और प्लस करके इसे 2 लाख करूंगा। प्लीज रिस्पॉन्स, एनी वन ऑफ यू। सर 20,000 को ऐड करेंगे और 10,000 माइनस करेंगे। एक ही बात है, हम 20 प्लस करके 10 माइनस करें, इससे बेटर होगा कि सीधा 10,000 प्लस कर दें और इसे 2 लाख कर दें। राकेश बंसल जी, इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि जो ट्रेडिंग, राकेश बंसल जी सुन रहे हैं आप? हाँ सर, मैं आपसे कह रहा था कि जो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट है ना, उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो 1,90,000 से है, और इस 1,90,000 में 20,000 की गुड्स 50% पर वैल्यू की गई है, यानी कि 10,000 से उनको ऐड किया गया है। तो इसे आप पहले कॉस्ट पर लाने के लिए जो 10,000 कम था उसे दोबारा प्लेस करके इसे 20,000 करेंगे, और कॉस्ट जो क्लोजिंग स्टॉक है 190 से 2 लाख का हो जाएगा। इसके बाद आपका जो जीपी आएगा उस जीपी से आप जीपी रेशियो निकालेंगे। बच्चों, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, अब इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? तेजश्री, आर यू लिसनिंग? तेजश्री, यस सर। थैंक यू जी। तेजश्री, मैं ये कह रहा था आपसे कि लास्ट ईयर का जो, पहले बताओ तेजश्री कि अगर करंट ईयर में जीपी रेशियो नहीं दे रखा और 3 महीने 17 दिन का आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर निकालना है, और अगर आपको जीपी रेशियो नहीं है गिवन क्वेश्चन में, तो आपको क्या चीज गिवन होगी? लास्ट ईयर का डाटा, उसमें ओपनिंग स्टॉक को किस पर ले करेंगे? कॉस्ट पर। क्लोजिंग स्टॉक शुड बी एट कॉस्ट, ठीक है? परचेजेस में कोई एडजस्टमेंट करनी होगी तो कर लेंगे, सेल्स में कोई एडजस्टमेंट करनी होगी तो कर लेंगे, राइट? चलिए ठीक है। इसके बाद, हाँ भाई दोस्तों, इसके बाद आप क्या करेंगे कि लास्ट ईयर का जीपी निकालकर उसे अप्लाई करेंगे करंट ईयर के 3 महीने 17 दिन की सेल्स पर, तो करंट ईयर का स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर आ जाएगा। अब बच्चों एक बात बताना है, जो करंट ईयर 3 महीने 17 दिन का जो आपको स्टॉक निकालना है, आप क्या करोगे? 3 महीने 17 दिन का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सेल्स क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर आ जाएगा। इसके बाद अब ये जो स्टॉक अवेलेबल था, एज्यूम करो ये 4 लाख आंसर आया, जिस दिन आग लगी उस दिन माल 4 लाख का अवेलेबल था। राकेश बंसल जी, जो 4 लाख का माल अवेलेबल था आग लगने वाले दिन, इसका क्लेम नहीं मिलेगा आपको। आपको क्वेश्चन में सैल्वेज स्टॉक दे रखा होगा। देखो बच्चों, एग्जाम्स में एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। हो सकता है क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर। इसका मतलब हुआ कि जो माल अवेलेबल था वो आपको बताना है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, तो आपको सैल्वेज स्टॉक पहले माइनस करना होगा। जिस दिन आग लगी उस दिन माल अवेलेबल था 4 लाख का, और आग लगने के बाद जो आग लगने वाले दिन 4 लाख का माल अवेलेबल था, इसमें से 70,000 की गुड्स को बचा लिया गया। गुड कंडीशन में या फिर बैड कंडीशन में, लेकिन जो टोटल गुड्स हमने बचा ली वो 70,000 है। तो 4 लाख के माल में आग लगी, 70,000 का हमने बचा लिया। बचा कितना? 3,30,000। दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया? स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर 4 लाख
और लॉस ऑफ स्टॉक 3,30,000 क्योंकि 70,000 का सैलवेज है, बचा लिया। अच्छा, क्वेश्चन को टफ करने के लिए वो क्या करते हैं, देखिए जी हमने जो माल आग लगने से बचाया उसमें 70,000 का तो गुड कंडीशन में है और 20,000 का बैड कंडीशन में है। अरे बैड हो या वेरी बैड हो, आपने बचा तो लिया ना, बात खत्म, कंफ्यूज मत करो भाई, बैड हो या गुड हो माल तो बच गया। अरे बैड कंडीशन में उसकी वैल्यू अगर 20,000 है तो बाजार में 20 का बिक जाएगा ना वो, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी हमको। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आपको जो क्लेम मिलेगा वो आपके लॉस से ज्यादा का नहीं मिलेगा, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हुआ है, हम आपके नुकसान को पूरा करेंगे, आपको घर बैठ के खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं। अगर आपने पॉलिसी ली है, और याद रखिएगा कभी भी इंश्योरेंस का अमाउंट पॉलिसी के अमाउंट से ज्यादा नहीं, कभी भी क्लेम का अमाउंट सम एश्योर्ड और सम इंश्योर्ड से ज्यादा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अंडर इंश्योरेंस करा लिया, माल तो रखा 4 लाख का और इंश्योरेंस कराया 3 लाख का, और माल में जब आग लगी तो पूरे 4 लाख का माल जल गया, तो लॉस 4 लाख का है लेकिन क्लेम जो मिलेगा वो 3 लाख का मिलेगा। आपके नुकसान को पूरा किया जाएगा, आपको एंजॉय नहीं कराया जाएगा। जो लॉस होगा, अगर लॉस सम एश्योर्ड से ज्यादा का है तो सम एश्योर्ड मिलेगा, अगर लॉस सम एश्योर्ड से कम का है तो फिर क्लेम कम का मिलेगा, यानी कि विच एवर इज लोअर, राइट। अच्छा, अब सुनिएगा, ये बात थी लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी की, इसमें जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा मैंने आपको बता दिया है। अब आइए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, जल्दी से इसको फिर आगे लेके चलते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में हम जब इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट हमसे कहता है कि सर जब आपके प्रीमाइसेस में आग लगेगी तो खाली माल थोड़ी डैमेज होगा, सारा एनवायरमेंट डैमेज होगा सर इतना सब कुछ डैमेज हो जाएगा कि आप जब उस प्रीमाइसेस का रिनोवेशन करोगे तो अगर आपके प्रीमाइसेस बड़े हैं, 1 मंजिल 2 मंजिल 4-6 मंजिल का आपका पूरा बिल्डिंग है, तो जितना बड़ा एम्पायर आपका होगा उतना ज्यादा आपको टाइम लगेगा अपने इस प्रीमाइसेस को रिनोवेट करने में। अब वो इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट बिजनेसमैन को समझा रहा है और उसको इमोशनल कर दिया, उसको कहा कि सर ये बताओ कि अगर आपके प्रीमाइसेस पे आग लगी, इमेजिन करो सर भयंकर आग लगी है, सब तबाह हो गया सर, वहां पे उसने बैठे बैठे 10 मिनट तक पूरी आग लगा दी उसके बिजनेस में और कह रहा सर सब कुछ डैमेज हो गया। तो ये बताओ कि सब कुछ डैमेज होने के बाद अगर आपको हम माल का क्लेम दे भी दें, हम आपको गुड्स का पैसा दे भी दें और माल आप ले भी आओ, तो क्या सड़क पर बैठोगे, नाले के ऊपर बैठोगे? अरे काम कहाँ पे करोगे, पूरा प्रीमाइसेस आपका डैमेज है, आप काम कैसे करोगे? बिजनेसमैन कह रहा है ये तो मैंने सोचा नहीं। अरे सर हम है ना सोचने के लिए, हम बताएंगे आपको आप क्या करोगे। सर जब आपका पूरा बिजनेस डैमेज हो जाएगा ना तो आपका माल का क्लेम मिलने से आपका बिजनेस नहीं चलेगा, आपको उस बिल्डिंग को रिनोवेट करना होगा जिसमें आपको 3, 4, 5, 6 महीने लग जाएंगे। हाँ ये मैंने नहीं सोचा, हाँ तो हम बताएंगे ना आपको उन 6 महीनों में क्या होगा। आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस तो बंद हो जाएंगे सर जो आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो तो बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब आप काम ही नहीं कर रहे तो आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस नहीं होंगे, लेकिन सर जो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस है सर वो तो होंगे। सर मीटर की रीडिंग नहीं आएगी, लेकिन जब मीटर का फिक्स्ड रेंट आता है वो तो आएगा सर। अगर आपके प्रीमाइसेस रेंटल है तो उसका रेंट तो आपको पे करना होगा सर जो भी और सर आपका जो स्टाफ है सर वो जो 20 साल से लोग आपके साथ हैं उनको क्या कहोगे, आग लग गई बाहर जाओ, तो वो बाहर जाकर आपको लगता है वो घर बैठ के मातम बनाएंगे, वो अगले दिन किसी और जॉब पर चले जाए। अरे प्रीमाइसेस में आपके आग लगी, वो अपने घरों में थोड़ी आग लगाएंगे आपकी वजह से। तो आपके जो वो लोग जो 15-20 साल से आपके साथ हैं, जो आपकी मैन पावर है, जो आपके राइट हैंड है, जिनकी वजह से आपका ये एम्पायर खड़ा हुआ, उनको कैसे रोकोगे? सैलरी देकर रोकोगे ना, सैलरी कहां से दोगे? बिजनेस तो बंद हो गया क्योंकि सारे प्रीमाइसेस डैमेज हो गए। अब वो एजेंट बिजनेसमैन को ये समझा रहा है, सुनो सर आप हमसे स्पेशल पॉलिसी लो, इसका नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, इसमें हम आपको प्रॉफिट का क्लेम देंगे। अरे सर आपके घर में आपकी वाइफ और आपके बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि आपके प्रीमाइसेस में आग लगी है। सर जब आग लगेगी तो आग लगने से लेकर जिस दिन आग लगेगी उस दिन से लेकर जब तक आप ये एम्पायर दोबारा खड़ा नहीं कर देते, जब तक आप अपने प्रीमाइसेस को रिनोवेट नहीं कर देते, इस पूरे पीरियड में जो भी आपका नेट प्रॉफिट बनेगा, जो आप अपने घर लेके जाते थे, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हम आपको आपका नेट प्रॉफिट देंगे और जितने आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं उन सबका क्लेम भी हम देंगे। आप अपने मैनेजर को, अपने सारे एम्प्लॉइज को, अपने स्टाफ को, किसी को भी नौकरी से मत निकालना, सबसे कह देना भैया 4 महीने 5 महीने का आराम, जाओ 5 महीने की छुट्टियां एक साथ और 5 महीने की लगातार उनकी सैलरी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, सारा क्लेम मिलेगा सर। आपके फिक्स्ड एक्सपेंस में 1-1 रुपया इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी और आपका नेट प्रॉफिट भी। आपके बच्चे भी स्कूल जाते रहेंगे, वाइफ अपने पार्लर जाएंगी, वहां से कॉस्मेटिक्स जो भी वो बाजार से परचेस करती है वो भी उनको मिलता रहेगा, घर में खाना टाइम पर पकेगा, बढ़िया लग्जरी गुड्स बनेंगे, सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा, फूड्स और सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे नॉर्मल लाइफ में आपके चल रहा था। इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रॉफिट भी देगी, आपके सारे फिक्स एक्सपेंसेस भी आपको पे करेगी। आप अगर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेते हैं, बच्चों यही बच्चों को टफ लगता है ये टॉपिक, जल्दी से कैलकुलेशन पर आ जाइए लॉस ऑफ प्रॉफिट की। देखिए हुआ क्या,
करंट ईयर 2021-22 है। अब अगर यहां से आप मेरे साथ जुड़ के रहेंगे तो आपको पक्का इसका बेनिफिट मिलेगा। करंट ईयर है 21-22, 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22, और बिजनेसमैन ने ली है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। इसके बाद बच्चों ये सेशन भी ओवर हो जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं, ये लास्ट टॉपिक है। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी से बिजनेसमैन ने कहा कि भाई ये बताओ, अगर मैं तुमसे पॉलिसी लेता हूं तो अगर मैं तुमसे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेता हूं तो ये बताओ, तुम कह रहे हो कि तुम मुझे प्रॉफिट का क्लेम दोगे, और तुम तब तक प्रॉफिट का क्लेम देते रहोगे, तब तक मेरे सारे फिक्स एक्सपेंसेस बियर करोगे, जब तक मैं रिनोवेशन कंप्लीट ना कर लूं। हाँ, हम ये कह रहे हैं, ठीक है, तो मुझे लगेंगे 4 साल। 4 साल में मैं खतरनाक रिनोवेशन करूंगा। एजेंट बोला, सर आपसे लाल किला बनाने के लिए थोड़ी कहा है कि आप दूसरा ताजमहल बनाने जा रहे हो। 4 साल, ये छोटी सी दुकान 4 साल लगेंगे, जहां देखा फ्री का मिल रहा है, शुरू हो गए 4 साल। अरे 4 साल में तो रेड फूड दोबारा बन जाएगा। आप अपनी दुकान 4 साल में बनाओगे। आपको मालूम है 4 साल अगर आप रखोगे ना पीरियड ऑफ इंडैमिनिटी, 4 साल का क्लेम अगर इंश्योरेंस कंपनी से लोगे तो उसके हिसाब से प्रीमियम की कैलकुलेशन होगी, और आपको प्रीमियम इतना पे करना होगा। उसने लाखों करोड़ों में प्रीमियम बता दिया। बिजनेसमैन वापस आ गया। एजेंट ने समझाया कि जितना छोटा पीरियड रखोगे ना, उतना कम आपको प्रीमियम देना होगा, और जितना बड़ा पीरियड रखोगे उतना ज्यादा प्रीमियम आपको देना होगा। तो बिजनेसमैन ने कहा कि सर मैं 100% 6 महीने में इस पूरे का, अगर पूरा प्रीमाइसेस जल के पूरा तबाह हो गया, सारा डैमेज हो गया, तो भी मैक्सिमम 6 महीने के अंदर मैं सारा रेनोवेट करके पूरी बिल्डिंग दोबारा बना दूंगा। एजेंट बोला ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आज एग्रीमेंट में ये लिखा जाएगा कि तुम अगर आग लगती है तो उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर तुम ये पूरा रिनोवेट करोगे, तो 6 महीने का प्रॉफिट और उसके फिक्स एक्सपेंसेस सारा इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। बच्चों, इस 6 महीने को, ये क्वेश्चन थ्योरी में ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि इन 6 महीने को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ इंडैमिनिटी। ये वो पीरियड है जिसमें नुकसान को पूरा करेगी इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर की। तो समझ आई बात? अगर बिजनेसमैन कहता है कि मैं 6 महीने के अंदर या 5 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर या 8 महीने के अंदर, जो भी पीरियड वो बताता है कि मैं इस पीरियड में रिनोवेशन कंप्लीट कर लूंगा, उसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ इंडैमिनिटी। राइट बच्चों? अब इसके बाद क्या होगा कि पीरियड ऑफ इंडैमिनिटी फिक्स हो गया, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने। एजेंट ने कहा कि सर एक काम और सुनिएगा, अगर आप 6 महीने के अंदर, बच्चों आप लोग सुन रहे हैं? एक बार कोई बच्चा रिस्पॉन्स करो। सब लोग सुन रहे हैं भाई? यस सर, यस सर। गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुनो बच्चों, सुनो। मैं ये कह रहा था कि इंश्योरेंस कंपनी से ने पूछा बिजनेसमैन से, एजेंट ने पूछा बिजनेसमैन से, सर आप 6 महीने में रिनोवेशन पूरा कर लोगे? हाँ 6 महीने में कर लूंगा, और मैं तो देखना पूरे जोश में हूँ। अगर ऐसा हुआ ना कि आग लग गई तो मैं तो खुद भी लग जाऊंगा मजदूरों के साथ, और अपने घर वालों को भी लगा लूंगा, अपने पूरे खानदान वालों को, और 6 महीने की जगह 4 महीने में कंस्ट्रक्शन पूरा कर दूंगा। एजेंट बोला खबरदार, सुनो ध्यान से, अगर रिनोवेशन 4 महीने में पूरा हुआ तो क्लेम 4 महीने का मिलेगा। अरे भाई, हम आपके नुकसान आप समझ ही नहीं रहे, आप समझ ही नहीं रहे। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी है, इसमें नुकसान को पूरा कराया जाता है, इसमें आपको एंजॉय नहीं कराया जाता। आप 6 महीने की पॉलिसी लेकर 6 महीने का प्रीमियम देंगे, लेकिन अगर आपका रिनोवेशन 4 महीने में कंप्लीट हुआ तो क्लेम 4 महीने का मिलेगा। अरे ये तो गलत बात है, मैंने तो प्रीमियम 6 महीने का दिया है, आप 6 साल का दे दीजिए। अरे भाई, आप फिर नहीं समझ रहे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी यानी कि तुम्हें गुड द लॉस, नुकसान होगा तो भरेंगे, नहीं होगा तो नहीं भरेंगे। अगर 4 महीने में रिनोवेशन पूरा हुआ तो 4 महीने बाद आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, तो आपको कोई लॉस ही नहीं, तो फिर क्लेम क्यों? क्लेम 4 महीने का मिलेगा। अच्छा, तब तो मैं 6 महीने का प्रीमियम देकर 7 महीने करूंगा, तो फिर क्लेम 6 महीने का मिलेगा। यानी कि पीरियड ऑफ इंडैमिनिटी और द कंप्लीशन ऑफ रिनोवेशन विच एवर इज अर्लियर, जो पहले पूरा हो गया। या तो इंडैमिनिटी पीरियड पूरा हो जाए या फिर रिनोवेशन पहले पूरा हो जाए, जो पहले होगा क्लेम उतने ही महीनों का मिलेगा। चलो बच्चों, इसके बाद आगे चलते हैं। जब आपको याद होगा, अब मैं बिल्कुल रेलिवेंट बातें करूंगा आपसे, बिल्कुल रेलिवेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड। बच्चों, आपको याद होगा कि जब आप फुल फ्लैज क्वेश्चन करते थे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का, तो आप लिखते थे कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, हेडिंग डालते थे। उसके बाद आप कैलकुलेट करते थे कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। राइट? अब मैं ये समझाऊंगा। जब बिजनेसमैन ने पॉलिसी ले ली, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, जल्दी से सुनना बात को, 30 जून को प्रीमाइसेस में आग लग गई। करंट ईयर उनका जो भी है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च। चलो मैं ईयर ले लेता हूं। करंट ईयर है 2020-21, करंट ईयर 20-21 है, 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च, 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 2021, ये करंट ईयर है। करंट ईयर में 30 जून को प्रीमाइसेस में आग लगी। ठीक है, डेट याद हो गई? 30 जून 2020 को प्रीमाइसेस में आग लगी, और पीरियड ऑफ इंडैमिनिटी था 6 मंथ्स। राइट? चलो भाई, पीरियड ऑफ इंडैमिनिटी कितना था? 6 मंथ्स। 30 जून को प्रीमाइसेस में आग लगी। अब 30 जून से 6 महीने कब पूरे होंगे? 31 दिसंबर। ये 6 महीने हो गए, ये भी ठीक है। लेकिन क्या हुआ
कि रिनोवेशन, अब जब 30 जून को प्रीमाइसेस में आग लगी और कॉन्ट्रैक्ट में पीरियड ऑफ इंडैमिनिटी 6 मंथ्स था, 6 महीने था। अब उन्होंने रिनोवेशन शुरू करा आग लगने के बाद, तो रिनोवेशन 5 महीने में कंप्लीट हो गया। 5 महीने मतलब 1 जुलाई से या 30 जून से 30 नवंबर। अब बच्चों जल्दी से मुझे बताना मत, जल्दी अपने आप सोच लो कि आंसर क्या होगा। क्लेम कितने महीनों का कैलकुलेट होगा, 6 मंथ्स का या 5 मंथ्स का? ऑब्वियसली 5 मंथ्स का, ऑब्वियसली 5 मंथ्स का। हाँ जी बच्चों 5 मंथ्स का, क्योंकि 6 महीने की पॉलिसी थी, लेकिन रिनोवेशन का पूरा हुआ 5 महीने में। तो क्लेम जो मिलेगा वो 30 जून या फिर 1 जुलाई से 30 नवंबर तक का मिलेगा। चलो भाई, अब क्लेम मिलेगा प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? अब ये जो करंट ईयर है जिसमें आग लगी वो है 2021। आग लगी 30 जून को और हमने पूरा रिनोवेशन कंप्लीट करा 30 नवंबर 2020 में। बच्चों ये जो 5 महीने का क्लेम मिलेगा प्रॉफिट का क्लेम मिलेगा इन 5 महीने का, वो प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट होगा? सेल्स पर। अब इन 5 महीने में सेल्स तो हुई नहीं, तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें? ये जो 5 महीने हैं जिसमें बिजनेस डिस्टर्ब है, इसके कई नाम है। इस 5 महीने को हम कहते हैं डिसलोकेशन पीरियड। अरे एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव आएगा थ्योरी का बच्चों। इन 5 महीनों को हम कहते हैं डिसलोकेशन पीरियड, डिस्टर्ब्ड पीरियड, पीरियड ऑफ इंडैमिनिटी, पीरियड ऑफ इंडैमिनिटी। यही 5 महीने जिनके नुकसान को इंश्योरेंस कंपनी पूरा करेगी, ये पीरियड ऑफ इंडैमिनिटी है। ये 5 महीने ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार हो जाओ। जो डिसलोकेटेड पीरियड है बेसिकली वही पीरियड ऑफ इंडैमिनिटी है। अब इन 5 महीने के प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होगा? इन 5 महीने के प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए इन 5 महीने की सेल्स ली जाएगी, और वो सेल्स तो हुई नहीं, तो कैसे ली जाएगी सेल्स? सेम 5 मंथ्स देखे जाएंगे प्रीवियस ईयर के, लास्ट ईयर के। करंट ईयर के 5 महीने कौन से? करंट ईयर के 5 महीने हैं, हाँ जी बच्चों, करंट ईयर की जो 5 महीने हैं वो है 30 जून 2020 से 30 नवंबर 2020। सेम 5 मंथ देखो लास्ट ईयर के 2019 के, दो पिछले साल जाओ सेम 5 महीने 30 जून 2019 से 30 नवंबर 30 नवंबर 2019। सेम 5 मंथ पिछले साल करेंगे, उसे हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड। क्या कहते हैं दोस्तों से? कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड। तो पीरियड ऑफ इंडैमिनिटी, जिन महीनों में बिजनेस डिस्टर्ब है, सेम महीने देखो ठीक पिछले साल के, उसे कहो कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड। और ये एज्यूम करो कि जो सेल्स पिछले साल इन 5 महीनों में हुई थी वही सेल्स होने वाली थी इस साल के 5 महीनों में, जिसमें आग लगने से बिजनेस डिस्टर्ब हुआ। लेकिन बिजनेस कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, बिजनेस हमेशा अपवर्ड ट्रेंड होता है। तो हमें ये भी देखना होगा कि हमारा बिजनेस हर साल कितना ट्रेंड है उसका, कितने परसेंट वो इंक्रीज होता है बिजनेस। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा होगा अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड। अब मान लो हमारा बिजनेस हर साल 20% इंक्रीज करता है, बताओ बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड किसे कहते हैं? ये ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर हो जाओ। कोई बच्चा रिस्पॉन्स करो अपने आप को अनम्यूट करके कि कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड क्या होता है? सर लास्ट ईयर में वही सेम पीरियड को बोलते हैं जो जब आग लगा था उसके पहले का 6 महीना नहीं उसका, हाँ बिल्कुल सेम मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो पीरियड ऑफ इंडैमिनिटी उसके सेम। हाँ जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि आग लगी 30 जून 2020 में और 5 महीने में रिनोवेशन कंप्लीट हो गया 30 जून 2020 से 30 नवंबर 2020। इसके ये वाले 5 महीने पिछले साल के लोग 30 जून 2019 से 30 नवंबर 2019, these 5 months are called period of indemnity, राइट बच्चों? अब ये बताओ जो पिछले 5 महीने की सेल्स है वो दे रखी है आपको क्वेश्चन में 2 लाख रुपए। तो ये जो पिछले 5 महीने में सेल्स 2 लाख थी, वही 2 लाख इन 5 महीने में होने वाली थी या सेल्स इंक्रीज होती? हर साल बिजनेस कांस्टेंट रहता है या अपवर्ड जाता है? अपवर्ड जाता है सर। अपवर्ड डाउनवर्ड भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली अपवर्ड होता है। अपवर्ड कितने परसेंट होगा ये क्वेश्चन में गिवन होगा, फॉर एग्जांपल 20%, राइट? अब ये बताओ ठीक पिछले साल के 5 महीने की सेल्स 2 लाख रुपए है, इसका 20% इसमें ऐड करना बच्चों 2,40,000। 2,40,000। अरे यार ये ऑब्जेक्टिव आ चुका है क्वेश्चन में। अरे ये 1 नंबर का प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव है बच्चों, ये एक नंबर का प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव है। इसमें वो क्या करेंगे, आपको फिगर्स देंगे, आपसे कहेंगे बस इतना बता दो कि स्टैंडर्ड सेल्स कितनी है, और पता है क्वेश्चन को बड़ा कर देंगे, इसमें एक्चुअल सेल्स भी दे देंगे, और पता नहीं क्या क्या बच्चे को लगेगा इतना बड़ा क्वेश्चन है, जरूर क्वेश्चन के पीछे कुछ ढूंढ के लेकर आता हूँ। अरे क्या ढूंढ रहा है भाई? अरे यार क्यों नहीं समझ आ रहा कि स्टैंडर्ड सेल्स है? नहीं सर क्वेश्चन बड़ा है, इसके पीछे कुछ छुपा हुआ है जो आपको भी नहीं दिख रहा। तो फिर खुद जाके देख लिया, फिर तो मुझे भी नहीं दिख रहा। तो क्वेश्चन बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि कुछ है पीछे जो मैं नहीं दिख रहा।
वो क्वेश्चन बड़ा करके भी बेकार के फिगर्स देकर क्वेश्चन को जबरदस्ती बड़ा कर कोई मामूली सी बात आपसे पूछ सकते हैं, आपको लगेगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ एक नंबर में पूछा, लेकिन यार उन्होंने बात भी तो छोटी सी पूछी आपसे कि बस ये बता दो इसमें स्टैंडर्ड सेल्स कितनी है। आप जल्दी से देखना कि जिन 5 महीनों में बिजनेस डिस्टर्ब था, सेम 5 महीने पिछले साल को उठाना, उसकी सेल्स गिवन होगी, उस सेल्स को उठाना, और अगर अपवर्ड ट्रेंड है तो जोड़ देना, अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है तो माइनस कर देना, और जो आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर। उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड सेल्स। अच्छा बच्चों, अगर मान लो पिछले साल के 5 महीनों की सेल्स 2 लाख है, अपवर्ड ट्रेंड 20% है, आपने 2 लाख का 20% इसमें जोड़ा 40,000, ये हुआ 2,40,000। बताओ कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स कितनी है, बताओ जल्दी बताओ, एनी वन ऑफ यू, कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स 2 लाख। हाँ, अरे यार सुनो, बच्चा पता है एग्जाम में क्या लिखता है, 2,40,000, ये दे रखा होता ऑप्शन में 2 लाख और 2,40,000, बच्चा 2,40,000 पे टिक कर देता, फिर बाहर आके अपने फ्रेंड से पूछता है, अरे कितना आसान क्वेश्चन था, पता है यूं निकला है 2,40,000। तो दूसरा बच्चा बोला 2,40,000 यूं निकला है, क्या निकला है 2,40,000? अरे वो कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स 2,40,000, अरे वो तो मामूली क्वेश्चन था, ऐसे तो मैंने 50 क्वेश्चन करे। बच्चा बोला अरे भाई वो तो 2 लाख था आंसर, क्या बात कर रहा है, अब पर ट्रेंड 20% दे रखा था, लेकिन भाई वो स्टैंडर्ड सेल्स नहीं पूछी थी तेरे से, कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स पूछी थी। ओ माय गॉड, फिर वो क्यों दिया था 20% अपर ट्रेंड? वो तेरे से मजे लेने के लिए दिया था, और तू वहां पे एंजॉय करा कर भी आ गया, उनको 20% तूने ऐड भी कर दिया। सर तो उसका कुछ नहीं करना था, बस यूं ही 2 लाख, हाँ तो बस यूं ही 2 लाख, ये तो दिमाग का खेल है। मतलब जरूरी है कि तुम्हें क्वेश्चन में जो सब दे रहा है वो सारा का सारा यूज हो। एक नंबर में कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स, बच्चा सोचता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स ना मैं गलत पढ़कर आया हूं, क्योंकि 20% अपर ट्रेंड है, इसे जोड़े बिना आंसर आ ही नहीं सकता। जब वो जोड़ के आंसर निकालेगा तो आंसर ऑप्शन में होगा, कहता देखो क्या मैंने आंसर निकाला, वेरी गुड। बच्चों यहाँ पे सारा खेल टर्मिनोलॉजी का है, आप टर्म्स को याद रखिए। कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स का मतलब होता है सीधी सीधी सेल्स उन महीनों की जो लास्ट ईयर की है, और स्टैंडर्ड सेल्स का मतलब होता है कि इसमें अगर अपर ट्रेंड है तो प्लस करो, डाउनवर्ड ट्रेंड है तो माइनस करो, उसके बाद जो आंसर आएगा वो कहलाती है बच्चों स्टैंडर्ड सेल्स। ठीक है, अब ये बताओ कि जब प्रीमाइसेस पे आग लगती है और सारा काम बंद हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनी कह रही है सारा काम बंद कर दो, कोई बात नहीं, हम तुम्हें प्रॉफिट का क्लेम, फिक्स एक्सपेंस का क्लेम, सारा क्लेम देंगे, फिर भी बिजनेसमैन घर पे नहीं बैठता और काम करता है, भले वो गली मोहल्ले में कोई किराए की जगह लेकर थोड़ा बहुत काम करे, लेकिन करता है। कोई बच्चा तुम से बताएगा वो ऐसा क्यों करता है, जबकि इंश्योरेंस कंपनी सारा क्लेम देने पर राजी है, प्रॉफिट का क्लेम, गुडविल खराब ना हो, गुडविल खराब ना हो, कस्टमर ना निकल जाए। अरे वो कस्टमर जो जिनके ग्रैंडफादर फादर वो आते थे हमारी शॉप पर, अरे शॉप हमारी 100 साल पुरानी है, और तो हमारी जो जनरेशन चली आ रही है पीछे से, उनकी कस्टमर्स की भी जनरेशन चली आ रही है, उनके फादर के फादर, ये सब हमारी दुकान से माल लेते थे, वो कब तक घर बैठेंगे अपने, अगर हमारे प्रीमाइसेस में आग लगती है, हम सब कुछ बंद कर अपने घर बैठ गए, तो कस्टमर कब तक हमारा वेट करेंगे? 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, महीना 2 महीना, उसके बाद क्या होगा, वो किसी और जगह से माल ले लेंगे। तो वो कस्टमर जो हमारे डॉग कस्टमर थे, जो हमारे शॉप पर अपनी आंखें बंद कर अपने घर जाते थे तो कहीं और भी चले जाते थे, लेकिन अगर आंखें बंद करके हमारी शॉप पर आते थे तो सीधा शॉप पर आते थे हमारे, ऐसे कस्टमर हमें छोड़कर चले जाएंगे अगर हमने उनसे कहा कि आग लग गई, अब 6 महीने बाद दुकान खुलेगी नहीं। हम कहीं किसी गली मोहल्ले में कोई जगह किराए पर लेकर कुछ ना कुछ करते हैं और अपने परमानेंट कस्टमर्स को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं बच्चों। तो इस पीरियड ऑफ इंडायमिनिटी में जो हम कहीं गली मोहल्ले में बैठकर काम करते हैं, उस काम को कर जो माल बेचते हैं, इसे हम कहते हैं एक्चुअल सेल्स, इसे हम कहते हैं एक्चुअल सेल्स। अच्छी बात यह है कि इस पूरे चैप्टर में इस सेल्स का कोई दूसरा नाम नहीं है, इसका नाम एक्चुअल सेल्स है। बाजार की किसी किताब में इस सेल्स का कोई भी दूसरा नाम नहीं है, इसका नाम एक्चुअल सेल्स है, मतलब एक्चुअल सेल्स है, बात खत्म। एक्चुअल सेल्स वो सेल्स होती है बच्चों जो उस पीरियड में की जाती है जिस पीरियड में बिजनेस डिस्टर्ब है, डिसलोकेटेड है, जो पीरियड ऑफ इंडायमिनिटी है, जिसमें आग लगी हुई, जिसमें रिनोवेशन चल रहा है, उस पीरियड में जो माल बेचा जाता है थोड़ा बहुत, उसे हम कहते हैं एक्चुअल सेल्स। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि अब तुम्हें इसका क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बार बार आपको बता रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडायमिनिटी है, हम उतना ही क्लेम देंगे जितना आपको नुकसान हुआ, जो लॉस नहीं हुआ उसका क्लेम कैसा। तो क्या होगा, आप पहले पिछले साल की कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड की जो करंट ईयर में 6-5 महीने बिजनेस डिस्टर्ब रहा, 30 जून 2020 से 30 नवंबर 2020, सेम 5 महीने पहले आप लास्ट ईयर के लोगे 30 जून 2019 से 30 नवंबर 2019, इन 5 महीनों को हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड। इन 5 महीनों की सेल्स को हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स। इसमें अपर ट्रेंड ऐड करा तो बड़ी स्टैंडर्ड सेल्स। इसमें से हम कितनी सेल्स का हमें लॉस हुआ, तो भाई ये जो स्टैंडर्ड सेल्स है ना, इसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स कौन सी है, जो हमने डिस्टर्ब्ड पीरियड में की है।
जब हमसे इंश्योरेंस कंपनी कह रही थी तुम पागल हो क्या, क्यों काम कर रहे हो, घर जाके सोते क्यों नहीं, पिकनिक मनाओ, कहीं बाहर हिल स्टेशन पे चले जाओ, कुछ भी करो, 5 महीने कोई काम धंधा मत करो, हम तुमको तुम्हारा सारा प्रॉफिट देंगे, सारे एक्सपेंसेस देंगे, फिर भी हमने काम करा ताकि हमारे परमानेंट जो कस्टमर्स हैं कहीं वो निकल ना जाए। तो इंश्योरेंस कंपनी इसका फायदा उठाती है और वो हमारी स्टैंडर्ड सेल्स में से एक्चुअल सेल्स को माइनस करके जो आंसर आएगा उसे हम कहते हैं शॉर्ट सेल्स। याद रखना मेरी बात, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जी। अब तो वो एक फुल फ्लैज क्वेश्चन देकर आपसे कहेंगे, सीधा सीधा बोलेंगे कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स। बच्चों शॉर्ट सेल्स यहाँ पर कौन निकाल कर दिखाएगा, जिसे कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड की परिभाषा पता होगी, जिसे कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स किसे कहते हैं ये पता होगा। आपको क्या लगता है जरूरी है कि वो आपको डेट दे? एक बच्चा कह रहा है सर डेट तो मैं यूं ही देख के पता लगा लेता हूं। अरे यूं ही पता लगा लेगा ना, चल जा, डेट होगी नहीं क्वेश्चन में, आप कर ले जो करना है। क्वेश्चन में डेट ही नहीं होगी, अब क्या करेगा बता? अब तो वहां सीधा दे रखा होगा कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स, अब क्या करेगा? या सेल्स फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड, अब क्या करेगा? तो क्यों नहीं डेट के साथ याद कर रहे हैं कि इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड कहते हैं, उसकी सेल्स को हम कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स कहते हैं, उसमें ट्रेंड का इफेक्ट दिखाने के बाद उसे हम स्टैंडर्ड सेल्स कहते हैं, उसमें से एक्चुअल सेल्स को माइनस करने के बाद हम उसे शॉर्ट सेल्स कहते हैं। बच्चों टर्म्स क्यों नहीं याद करते हम? इन टर्म्स को याद करो, ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहो, राइट? चलो इसके बाद शॉर्ट सेल्स आ गई। अब ये जो शॉर्ट सेल्स है, क्लेम इसका नहीं मिलेगा, क्लेम तो प्रॉफिट का मिलेगा। अब प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए तुम्हें? सेल्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि प्रॉफिट आ जाए? जीपी रेशियो से। जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। लेकिन मेरी बात सुनो ध्यान से, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कहा था आपसे? आपको ग्रॉस प्रॉफिट देंगे या नेट प्रॉफिट देंगे? आपको नेट प्रॉफिट देंगे। तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट क्यों उठाए हम? क्योंकि क्लेम तो नेट प्रॉफिट का मिलेगा। बच्चों इंश्योरेंस कंपनी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में ग्रॉस प्रॉफिट का क्लेम नहीं देती, नेट प्रॉफिट का क्लेम देती है। इंश्योरेंस कंपनी 2 क्लेम देती है, एक तो नेट प्रॉफिट का और एक फिक्स एक्सपेंसेस का। अब बच्चों ये बताओ, आज के टेस्ट में एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, और पहले मैं टेस्ट के बारे में बोल दूं, कभी सेशन खत्म होते थे बच्चे भाग जाएं, बच्चे बहुत चालू होते पता लगा लेंगे सेशन कब खत्म होने वाला है और वो एकदम से निकल लेंगे कि सर वो तो हम सेशन के बीच में चले गए थे, आपको गलत लगा कि हम टेस्ट छोड़कर भागे। हम तो टेस्ट से ना 5 मिनट पहले ही चले गए। तो पहले टेस्ट की बात कर लूं। टेस्ट से भागने का मतलब जानते हो क्या होता है? कि आप चाहते ही नहीं एग्जाम्स में अपियर होना। ये तो छोटा सा टेस्ट है, चलो भाग जाओगे, कोई तुम्हें पकड़ेगा नहीं। मेन एग्जाम्स में क्या करोगे? अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं निकालोगे, अगर इन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करोगे तो ये तो लाइफ में हमेशा रहेंगी। अरे टेस्ट पता है कब देना चाहिए? जब हमें कुछ ना आता हो तब भी टेस्ट हमें देना चाहिए। पता तो चले हम कहाँ हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, और इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें करना क्या होगा। आपको हर उस वो काम करना चाहिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। ये जो टेस्ट होता है ये इसलिए होता है, इससे कोई आपको, अगर आपके 20 आउट ऑफ 20 आ गया तो कोई आपको अवार्ड थोड़ी मिलेगा हमारी तरफ से, और अगर 0 आया तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। फिर ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए कि आप अपने आप को टेस्ट करो। ये आपका टेस्ट है आपके लिए कि आप कहाँ पर हो और आपको करना क्या है, कैसे आप इंप्रूव करोगे। चलो बात खत्म, वापिस आओ। जीपी रेशियो बच्चों प्लीज इसे सुनना, थोड़ा सा बोरिंग होगा लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करना। जीपी रेशियो कैसे निकालोगे? देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, राइट? लेकिन बच्चों यहाँ फॉर्मूला थोड़ा डिजाइन होगा। कैसे? इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम आपको प्रॉफिट का क्लेम देंगे और आपको फिक्स एक्सपेंस का, लेकिन बिजनेसमैन बहुत चालू है, बहुत चालाक है बिजनेसमैन, वो इंश्योरेंस कंपनी से इंफॉर्मेशन को छुपाता है। इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम कम देना पड़े, इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम नहीं देना चाहता, वो प्रीमियम को कम करने के खातिर अपने एक्सपेंसेस को छुपाता है और अपने सारे फिक्स एक्सपेंस डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि जितने ज्यादा एक्सपेंस वो डिस्क्लोज करेगा प्रीमियम का अमाउंट उतना ज्यादा हो जाएगा। प्रीमियम को कम रखने की वजह से अपने एक्सपेंसेस को छुपाता है और सारे एक्सपेंस का इंश्योरेंस नहीं कराता। याद रखिएगा बच्चों, वेरिएबल एक्सपेंसेस का इंश्योरेंस नहीं होता। दोबारा बताता हूं, वेरिएबल एक्सपेंसेस का इंश्योरेंस नहीं होगा, क्योंकि वो तो बिजनेस बंद होने से ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी देती है आपको फिक्स एक्सपेंसेस के लिए। बच्चों आपको 11वीं क्लास का ट्रेडिंग अकाउंट याद है? ओपनिंग स्टॉक परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो क्या थे? वो सारे के सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस थे। बच्चों बिजनेस के जितने भी वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, और जितने फिक्स एक्सपेंसेस है ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। ऐसा मानकर चलिए इस टॉपिक को समझने के लिए, जबकि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन अभी हमें फोकस इस टॉपिक पर करना है तो आपको ये बात माननी पड़ेगी। अब सुनिएगा, आपको जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं
तो इंश्योरेंस कंपनी जब पॉलिसी देती है तो हम लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में इंश्योरेंस कंपनी नेट प्रॉफिट और फिक्स्ड एक्सपेंसेस का क्लेम देगी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से अगर बिजनेसमैन एक्सपेंस छुपाता है और सारे एक्सपेंस का इंश्योरेंस नहीं कराता तो सारे एक्सपेंस का इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। अब बच्चों जल्दी से काम की बात कराओ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालोगे? सुनो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, इसकी जगह पर आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। बेतुका क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम्स में आ चुका है कि जी वो बताओ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का दूसरा नाम क्या है? अरे भाई स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अरे भाई फिक्स्ड एक्सपेंसेस को स्टैंडिंग चार्जेस कहते हैं बच्चों। और सुनो, जानते हो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वर्ड क्यों लिखा जाता है? आपको मालूम है जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो और उसे पीएनएल में लेकर आते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस में ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के बाद इसमें से क्या माइनस करते हो? फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो क्या बचता है? नेट प्रॉफिट। कोई बच्चा ध्यान दे, अरे भाई अगर हम नेट प्रॉफिट में फिक्स्ड एक्सपेंस को दोबारा सारा प्लस कर दें तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आ जाएगा? तो बात फॉर्मूला तो सही है ना ये, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग यानी कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। एक ही बात है। अरे भाई ग्रॉस प्रॉफिट के दो टुकड़े करूं, नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो यार जब ये नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड एक्सपेंस को जोड़ने से जीपी आता है तो सीधा जीपी क्यों नहीं रखा ऊपर? क्योंकि बिजनेसमैन नालायक है ना, वो सारे एक्सपेंसेस का इंश्योरेंस नहीं करा रहा, इसलिए ऊपर हमने पूरा जीपी नहीं रखा। तो हम क्या करेंगे, हम जीपी की जगह नेट प्रॉफिट लेंगे और प्लस करेंगे इसमें सिर्फ वो वाले स्टैंडिंग चार्जेस, सिर्फ वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस जिसका इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराया गया था। तो बताओ बच्चों जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या बना? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस यानी कि इंश्योर्ड फिक्स्ड एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। प्रॉब्लम एक है, जब भी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फुल फ्लैज होगा, आपको कुछ अमाउंट कैलकुलेट करने होंगे। मैं आपको फिर एक बार आपके इंटरेस्ट के लिए बता दूं कि लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आएगा इस एग्जाम में भी जो अक्टूबर में होने वाला है। तो क्वेश्चन का साइज वही रहेगा, आपके स्टडी मॉड्यूल से एज इट इज बड़ा वाला क्वेश्चन आ सकता है, स्कैनर से आ सकता है। फिर जब क्वेश्चन बड़ा आएगा तो वो कैसे बनेगा, छोटा क्वेश्चन ऐसे बनेगा। एक बड़ा क्वेश्चन आपको देकर वो उसमें 4 पार्ट्स देंगे और आपसे कहेंगे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लेम। अरे बन गया फुल फ्लेज क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, इन 3 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। बस एक चीज है, बस वो क्या, आपको फॉर्मेट नहीं बनाना, आपको रफ पेज पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके इन तीनों को कैलकुलेट करना होगा। तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि बड़े क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आएंगे। मैं रिपीट करता हूं, ये बात दिमाग से निकाल दो कि बड़े क्वेश्चन आएंगे, पक्का बड़े क्वेश्चन आएंगे, उसके छोटे छोटे पार्ट्स किए जाएंगे, उन पार्ट्स को आपसे पूछा जाएगा, आपका टाइम सेव होगा फॉर्मेट बनाने में, वो नहीं बनाने, कैलकुलेशन करनी है। आप बच्चों को अगर अक्टूबर के एग्जाम्स में धमाल मचाना है तो कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस शुरू कर दो। हर चैप्टर में आप अमाउंट को कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस करो, राइट बच्चों? चलो भाई, जीपी रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन नेट सेल्स। इस अगर क्वेश्चन लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का है, इसकी पहचान ये है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में आपको सेल्स के 4 अमाउंट दे रखे होंगे, सेल्स के 4 अमाउंट, न 3 न 5। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में सेल्स के 4 अमाउंट होंगे। सेल्स नंबर 1, जिन 5 महीनों में बिजनेस डिस्टर्ब है, जो पीरियड ऑफ इंडैमिनिटी है, जो डिसलोकेटेड पीरियड है, जो डिस्टर्ब्ड पीरियड है, इन सेम ऐसे 5 महीने ठीक पिछले साल के जिसे हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड, और सेल्स को हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स। ये सेल्स क्वेश्चन में गिवन होगी, नंबर 1। नंबर 2, जिन 5 महीनों में बिजनेस डिस्टर्ब है, जो पीरियड ऑफ इंडैमिनिटी है, उसमें जो गली मोहल्ले में बैठकर बिजनेसमैन ने माल बनाकर बेचा है, जिसे हम कहते हैं एक्चुअल सेल्स, ये क्वेश्चन में गिवन होगी। हो गई? तो तीसरी सेल्स है हम सेल्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर और फॉर द अकाउंटिंग ईयर। जिस दिन आग लगी, सुनना भाई, जिस दिन आग लगी बिजनेस में, उससे ठीक पहले जब भी अकाउंट्स क्लोज हुए थे, और अभी 30 जून को आग लगी है, अकाउंट्स कब क्लोज हुए थे? 30 जून 2020 में आग लगी है। इससे पहले अकाउंट्स कब क्लोज हुए थे? 31 मार्च 2020 को।
वो कौन से ईयर के थे? 2019-20। इस पूरे साल की सेल्स गिवन होगी। यही वाली वो सेल्स है जिसे हम यूज करेंगे जीपी रेशियो निकालने के लिए। प्लीज प्लीज इसे याद रखना कि वो सेल्स नंबर 3, सेल्स नंबर 1 कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स, सेल्स नंबर 2 एक्चुअल सेल्स, सेल्स नंबर 3 सेल्स फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, सेल्स फॉर द लास्ट अकाउंटिंग ईयर। जिस दिन आग लगी उससे ठीक पहले जब भी अकाउंट्स क्लोज हुए थे पूरे साल के, उस साल की सेल्स को हम सेल्स फॉर द अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। ये थर्ड सेल्स है और यही वो सेल्स है जो जीपी रेशियो निकालने के काम आएगी। और इसी साल का आपको नेट प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन होगा। वो जो आपने फॉर्मूला लगाया है ना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन नेट सेल्स। ये जो नीचे है नेट सेल्स, ये पिछले साल की सेल्स है, और वो जो ऊपर है नेट प्रॉफिट, वो वही है प्रॉफिट जो पिछले साल हुआ था। और वो जो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हैं वो क्वेश्चन में दे रखे होंगे। क्वेश्चन में आपको टेस्ट किया जाएगा बार बार। करूं आपको टेस्ट? क्वेश्चन में पता है क्या गिवन होगा? क्वेश्चन में गिवन होगा स्टैंडिंग चार्जेस आर ₹1 लाख। स्टैंडिंग चार्जेस 1 लाख है और इंश्योरेंस वो है 75% का। ओहो, तो 1 लाख का 1 लाख का 75% मींस 75,000। इसका मतलब जो 1 लाख रुपए के फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं लास्ट ईयर के, उसमें से 75,000 के एक्सपेंसेस इंश्योर्ड है और 25,000 रुपीज के एक्सपेंसेस अनइंश्योर्ड। राइट? तो आप कितना यूज करेंगे फॉर्मूले में जीपी रेशियो के? 75,000। हमें फिक्स एक्सपेंस सारे नहीं लेने, सबका क्लेम नहीं मिलता, सिर्फ उनका क्लेम मिलता है जिसका हमने इंश्योरेंस कराया है। तो हमारा फॉर्मूला होगा जीपी रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट कब का? पिछले साल का, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग 75,000 अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल्स में क्या, वो जो लास्ट अकाउंटिंग ईयर की सेल्स है इनटू 100 जीपी रेशियो आ जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। पक्का आज जो मैं टेस्ट लेने वाला हूं उसमें भी ये क्वेश्चन है। पहले से बता रहा हूं, पेपर आउट कर रहा हूं, कोई बात नहीं, मुझे तो ये देखना है कि तुम कैलकुलेशन कैसे करते हो। लॉस ऑफ प्रॉफिट, मजा आ गया। शॉर्ट सेल्स आपने पर निकाली थी, कैसे? स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। शॉर्ट सेल्स आई थी, वो शॉर्ट सेल्स का मतलब वो सेल्स जो मारी गई, वो सेल्स जो मारी गई, जो नहीं हो पाई आग लगने की वजह से। हम उस पर कितना प्रॉफिट खो चुके हैं। आपने जिस सेल्स का नुकसान हो वो निकाला, जीपी रेशियो निकाला, शॉर्ट सेल्स को जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्रॉफिट आ जाएगा जिसका आपको लॉस हो गया। दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। चलो भाई, इसके बाद आपको दे रखा होगा इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग और कैपिटल कॉस्ट। सुनो ध्यान से, ये आपने लॉस ऑफ प्रॉफिट निकाल लिया। अब ये बताओ, बिजनेसमैन ने 5 महीने जब उसका बिजनेस पूरी तरह से डिस्टर्ब था, जो डिसलोकेशन पीरियड था, जो डिस्टर्बिंग पीरियड था, जो पीरियड ऑफ इंडायमिनिटी था, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि नाम तुम्हें रट जाए। ये जो 5 महीने थे, डेट बोलूं 30 जून 2020 से 30 नवंबर 2020, तो 5 महीने बिजनेस डिस्टर्ब रहा। इन 5 महीनों में जो बिजनेसमैन ने माल बनाकर बेचा है अपने परमानेंट कस्टमर्स को रोकने के लिए, जिसे हम कहते हैं एक्चुअल सेल्स, उस एक्चुअल सेल्स को कहां पर करा होगा? वो माल कहां पे? अरे पूरे प्रीमाइसेस में आग लगी, सब डैमेज है, तो कहां पे काम करा होगा? कहीं पर किराए पर जगह ली होगी, कहीं किसी गली मोहल्ले में पीछे जाकर दुकान किराए पर ली होगी, वहां पर बैठ के काम करा होगा। तो भाई उस दुकान का किराया भी तो दिया होगा। मैं ये कह रहा हूं कि जिन 5 महीनों में बिजनेस डिस्टर्ब है, रिनोवेशन चल रहा है, उन 5 महीनों में कहीं और जगह किराए पर लेना, इलेक्ट्रिसिटी का वहां पे अरेंजमेंट करना और वहां पर काम करने में खर्चे हुए होंगे। ये हमारे एडिशनल एक्सपेंसेस है। अब ये बताओ, इंश्योरेंस कंपनी ने जो हमने इन 5 महीनों में माल बेचा उसे तो माइनस कर दिया, लेकिन इन 5 महीने में माल बेचने के खातिर जो एक्सपेंसेस हुए उसका क्लेम तो हमको मिलना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग और एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड। किसी भी नाम से इसका क्लेम मिलना चाहिए, तो ये ऐड होंगे। हमने पहले शॉर्ट सेल्स निकाला, फिर जीपी रेशियो निकाला, फिर शॉर्ट सेल्स को जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई कर लॉस ऑफ प्रॉफिट निकाला। अब इस लॉस ऑफ प्रॉफिट में हम क्लेम लेने जा रहे हैं। हमें क्लेम से पहले इस लॉस ऑफ प्रॉफिट का जो हमें क्लेम मिलेगा, इसमें हम अपने इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग को प्लस करेंगे जो हमने खर्चे करे इन 5 महीनों में माल बनाकर बेचने के लिए। आप बच्चों ने फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। यहाँ पर 3 स्टेप थे, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस और जीपी ग्रॉस प्रॉफिट जनरेटेड बाय एडिशनल एक्सपेंसेस, और एक तीसरा फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट प्लस ऑल इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इनटू एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड। ये 3 फॉर्मूले थे, 3 स्टेप्स। इन तीनों में जो लीस्ट अमाउंट होता था वो हम लॉस ऑफ प्रॉफिट में प्लस करके दोबारा से लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालते थे। और अगर मान लो कोई एक्सपेंस हमने सेव कर लिया, इंश्योरेंस कंपनी से जिन फिक्स एक्सपेंसेस का हमने इंश्योरेंस कराया था, जिसका क्लेम हमको मिलना था,
उसमें से कोई एक्सपेंस हमने बचा लिया, किसी अपने एक एम्प्लॉय को जो हमारा परमानेंट एम्प्लॉय था उसको नौकरी से निकाल दिया, या कोई हमने जगह किराए की छोड़ दी, तो जो फिक्स एक्सपेंस हमने बचा लिया उसका क्लेम नहीं मिलेगा, इसे हम माइनस करेंगे। तो बच्चों पहले हमने शॉर्ट सेल्स निकाला, फिर जीपी रेशियो निकाला, फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट निकाला, फिर इसमें एडिशनल एक्सपेंसेस इनकम को प्लस करा, सेविंग एंड एक्सपेंस को माइनस करा, दोबारा से लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी, ये आंसर डिपेंड करेगा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है। इसके बाद बच्चों लास्ट टॉपिक 2 मिनट की बात हो रही है, एवरेज क्लॉज। बच्चों एवरेज क्लॉज होता क्या है बेसिकली, देखो डियर, पहले मैं लॉस ऑफ स्टॉक में सीरियसली अपनी टाइम देख लो अपने रिस्ट वॉच में, अपने मोबाइल में, किसी भी हालत में 5 मिनट से आगे नहीं जाएगा। वैसे मैं कुछ कह नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है, चलो कोशिश करूंगा। मैं ये कह रहा था आपसे कि लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में एवरेज क्लॉज कैसे यूज करोगे। देखो बच्चों, पहले आप निकालना स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन माल कितना था, उसमें से आप सैल्वेज स्टॉक को माइनस कर देना तो लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा। देखो याद रखो, बार बार आपसे कह रहा हूं कि हम ये बात जानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने हमसे कहा कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी का मतलब है कि आपको नुकसान होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। अगर हमने ये, आज मैं पूछने वाला हूं क्वेश्चन आपसे, अंडर इंश्योरेंस क्या होता है, माल रखा ज्यादा, पॉलिसी भी कम की ताकि प्रीमियम कम देना पड़े, दिस इज कॉल्ड अंडर इंश्योरेंस। और अगर माल रखा कम का, पॉलिसी भी ज्यादा की, दिस इज कॉल्ड ओवर इंश्योरेंस, राइट, दिस इज कॉल्ड ओवर इंश्योरेंस। वापस आ जाओ, अंडर इंश्योरेंस। अब यहाँ पर अगर मान लो पॉलिसी का अमाउंट आपने जो सम एश्योर्ड है, जो सम इंश्योर्ड है, जो अमाउंट ऑफ पॉलिसी वो ज्यादा है और माल में कम माल में आग लगी, तो क्या होगा, अगर सारा माल डैमेज हो गया, टोटल माल डैमेज हुआ, पूरे का क्लेम मिल जाएगा क्योंकि जो लॉस है वो अभी भी इंश्योर्ड अमाउंट से कम है। लेकिन अगर लॉस का अमाउंट इंश्योर्ड अमाउंट से ज्यादा हो तो आपको फिर क्लेम सिर्फ उतना मिलेगा जितने की आपने पॉलिसी ली है। एवरेज क्लॉज कब लगाएंगे, एवरेज क्लॉज तब लगाते हैं बच्चों जब हम अपना जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं वो टोटल गुड्स की ना लेकर अंडर इंश्योरेंस कराते हैं, पार्शियल पॉलिसी लेते हैं। माल रखा 10 लाख का, पॉलिसी ले ली 8 लाख रुपए की, उस केस में क्या होता है, और हमारी गुड्स भी पूरी तरह डैमेज नहीं हुई, जो माल आग लगने वाले दिन अवेलेबल था उसमें से कुछ माल बचा लिया, सैल्वेज स्टॉक माइनस करा, लॉस ऑफ स्टॉक निकाला। फॉर्मूला सुनिएगा एवरेज क्लॉज का। एवरेज क्लॉज मींस अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू न्यूमरेटर में अमाउंट ऑफ पॉलिसी अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ स्टॉक। इंश्योरेंस कंपनी कहती है, बस ये सुनिए और खत्म, इंश्योरेंस कंपनी कहती है आप 10 लाख का माल रखकर 8 लाख की पॉलिसी लेते हैं, राइट, बहुत समझदार है आप। अच्छा, आपको नुकसान कितना हुआ सर, 7 लाख का। अच्छा ठीक है, पॉलिसी आपने ली 8 लाख रुपए की, माल रखा 10 लाख का, तो आप और हम पार्टनर हो गए 4:1 के रेशियो में। भाई आप 10 लाख का माल रखकर 8 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो आप तो पहले इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि 2 लाख आप बेयर करेंगे, तो अब आपको 7 लाख का भी क्लेम नहीं मिलेगा, 7 लाख के भी सिर्फ 80% का क्लेम मिलेगा। अब तो लॉस भी नहीं मिलेगा। अरे सर मैंने पॉलिसी 8 लाख के लिए, लॉस तो 7 लाख का है, तो मुझे 7 लाख दो। भाई मेरा लॉस आपके सम इंश्योर्ड से कम है, आपने कहा था कि लॉस का क्लेम मिलेगा, तो मैंने आपसे 8 लाख की पॉलिसी ली है, मैंने आपसे 8 लाख की पॉलिसी ली है, लॉस 7 लाख का है। जब मैं 8 लाख की पॉलिसी ले रहा हूं तो 8 लाख तक का क्लेम आपको देना चाहिए, तो मेरा लॉस 7 लाख है, मुझे 7 लाख दो। कंपनी करी नहीं, ये तो पार्टनरशिप तूने करी हमारे साथ, 8 लाख का पॉलिसी लिया, 10 लाख का माल रखा, तो हम पार्टनर हो गए 4:1 की रेशियो में। भाई अब जो तेरा 7 लाख का लॉस है ना, वो भी नहीं मिलेगा तेरे को, उसका 80% कंपनी तुझे देगी। इसे कहते हैं बच्चों एवरेज क्लॉज। इसमें फॉर्मूला सुनिए दोबारा से आप, अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी यानी कि 8 लाख अपॉन स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर यानी कि 10 लाख इनटू लॉस ऑफ स्टॉक यानी कि 7 लाख। 8 लाख अपॉन 10 लाख इनटू 7 लाख, 8 लाख अपॉन 10 लाख, रेशियो आ गई 4/5, 4/5 या 80% एक ही बात है, इंटू 7 लाख, तो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा और क्लेम जो मिलेगा वो लॉस के 80% का मिलेगा। वो चिल्लाए, अपने कपड़े फाड़े, बाल नोचे, जो मर्जी कर ले, गलत काम उसने करा, माल ज्यादा रखा, पॉलिसी कम की ली, तो भागीदारी उसने खुद करी है इंश्योरेंस कंपनी के साथ इस लॉस में, तो इस लॉस का एक पार्ट उसको खुद बियर करना होगा। चलो बच्चों अब आते हैं टेस्ट पर। अब एक बार और, इससे पहले कि बच्चे निकल जाए, मैं फिर एक बार बोल दूं कि टेस्ट ये मेरा नहीं हो रहा, ये टेस्ट आपका है। आप इस टेस्ट को देखकर ये पता लगाते हैं कि अगर आपने अब तक जो प्रिपरेशन करी आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और जो बचा हुआ आपका टाइम है वो आपको कैसे यूटिलाइज करना है।
आप में से कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा बचे हुए टाइम का, जिसके आज सबसे कम मार्क्स है? किसको कम फायदा होगा आने वाले टाइम में जिसके आज सबसे ज्यादा मार्क्स है? जिसके 20 आउट ऑफ 20 आए उसके लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि वो अपने आने वाले थोड़े महीने खराब करने वाला है, क्योंकि उसे लगेगा अरे मैं तो हीरो हूँ, अरे हो गया काम, मेरा तो 20 में से 20 आ गए, मजा आ गया, मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो जा रहा हूँ 15 दिन की छुट्टी पर। ज्यादा अच्छा होगा जिसके 20 में से 0 आएगा, उसे लगेगा यार इतना पढ़ने के बाद 0 है, तो 1 के लिए कितना करना है और 2 के लिए कितना करना है और 3 के लिए और 20 के लिए कितना करना है, हम अपना सारा टाइम इस पे डिवोट कर देगा अपनी स्टडीज के ऊपर। तो ये टेस्ट इसलिए है, इसमें कोशिश पूरी करनी है, हर बच्चा पूरी ट्राई करेगा कि उसके कम से कम मार्क्स आए, जानबूझ के गलत आंसर, गलत टिक, पूरे जितने कम मार्क्स आएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। तो टेस्ट में से कोई बच्चा नहीं जाएगा, सब बच्चे टेस्ट देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।